Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, today is our exercise day of chapter number 7, and first of all, in the previous lesson we discussed the MCQs just only. Now we have to discuss the short and long questions which are relevant to chapter number 7. So please open the page number 137 and 138 and mark these questions which I have highlighted on this page. So question number 4, 5, 7 and 8 are included in the ALP syllabus, and short questions जो कि 4 हैं आपके syllabus में, और ये चारों short question ही given है. ठीक है, so let us discuss them one by one. First of all बच्चों, question number 4 है outline the processes involved in photosynthesis. photosynthesis में कौन कौन से process होते हैं? तो आपको पता है कि photosynthesis में दो तरह के reactions होते हैं, dark reactions and light reactions. तो हमने इन दोनों की डिटेल्स पढ़ी थी वन बाय वन. इसी तरह से ये जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि स्टेट हाउ वेरिंग लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो कहते हैं इस बात को डिस्कस करें कि लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन फैक्टर्स का क्या असर होता है फोटोसिंथेसिस की रेट पर, उसकी रफ्तार पर. तो इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसके बाद कंपैरिजन बताना है आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का. तो ये हमने पिछली वीडियो में इसी टॉपिक को पढ़ा था, टेबल 7.2 आपका पिछला होमवर्क भी था. इसी तरह से इससे पिछली वीडियो में यानी जो कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था पेज 135 पर टेबल 7.1 के अंदर. ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते हैं अभी. तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन 5 जो है उसका आंसर आप लोगों ने पेज 121 पर लाइट और डार्क रिएक्शंस, ठीक है, लाइट रिएक्शन पेज 121 पर हैं और इससे नेक्स्ट पेज पे डार्क रिएक्शंस, इन दोनों की डिटेल्स आप लोगों ने इसमें याद करनी है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 6 का आंसर पेज 124 पे है, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ इसमें से नेक्स्ट स्लाइड में. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैंने आपको बता दिया, पेज 136 पे टेबल है. इसी तरह से पेज 135 पे भी टेबल 7.1 है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट आंसर मौजूद है. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर. तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों के कैसे लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, इन तीनों का क्या फ़र्क पड़ता है, इन तीनों के ज़्यादा या कम करने से फोटोसिंथेसिस को क्या फ़र्क पड़ता है. तो बच्चों चूँकि हमारा ये ALP सिलेबस में टॉपिक वाइज तो ये टॉपिक हमारा शामिल नहीं था, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी. वो कहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी, रोशनी की जो शिद्दत होती है उस पर डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का रेट. कैसे? इट डिक्रीजेज एट लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज एंड इंक्रीजेज एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेज. ठीक है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी कम हो जाएगी. ओके, और अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की भी एक लिमिट होती है. ठीक है, उसके बाद आप लाइट इंटेंसिटी जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते जाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज़ नहीं आएगा. ठीक है, इसके बाद है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर की कम होने से फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो जाता है. इट इंक्रीजेज एज इन टेम्परेचर इंक्रीज्ड ओवर अ लिमिटेड रेंज. लेकिन यहाँ भी वही बात है बच्चों कि लिमिटेड रेंज है टेम्परेचर की. बट इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन वो कहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी इसमें डोमिनेट करता है ये फैक्टर. अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो फिर टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा फोटोसिंथेसिस के लिए. यानी लाइट लो आ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने का इतना ज़्यादा असर फोटोसिंथेसिस के रेट पर नहीं पड़ेगा. तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो डोमिनेटेड फैक्टर है बेसिकली. इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन राइजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजिंग अंटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर्स. ठीक है, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए भी दूसरे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा यानी लाइट और टेम्परेचर को. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल causes the closure of stomata and decreases the rate of photosynthesis. वो कहते हैं कि अगर एक लिमिट से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में स्टोमेटा जो हैं उनमें क्लोजर हो जाएगा, यानी बंद हो जाएंगे स्टोमेटा, और उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का रेट जो पहले से बढ़ रहा था वो अब बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो
बच्चों ये पेज नंबर 124 के ऊपर ये पैराग्राफ्स दो मौजूद हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आ गए थे, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इट इज सेड दैट ऑल लाइफ फॉर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। ये क्यों कहा जाता है कि तमाम की तमाम लाइफ जो है वो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करती है। तो बच्चों दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आप जानते हैं बच्चों कि कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और ऑल प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। अब इनके लिए जो फूड का डायरेक्ट सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस है, यानी ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। The organisms other than these organisms take photosynthetic organisms directly और indirectly as their food। यानी होता क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स हो गए जैसे कि, इन्हीं को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी फूड बनाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं हर्बीवोर्स वो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से फिर हम ऑमनीवर्स हैं, इंसान जो है वो ऑमनीवर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स ही की प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम जो लाइफ है वो डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो ये इसका आंसर आप लोग यहीं से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट स्ट्रक्चर्स एंड फिनोमिना आर इन्वॉल्व इन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट्स। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब प्लांट्स इनटेक करते हैं तो उसके लिए कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 120 और 121 पर इसका आंसर मौजूद है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, वो कहते हैं कि रूट्स और रूट हेयर्स जो हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये वाटर जो है ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, और फिर जाइलम वेसल्स के थ्रू ये वाटर जो है वो लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये वाटर की बात हो गई। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। द एयर दैट एंटर्स लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स रीचेज इनटू एयर स्पेसेस अराउंड द मेसोफिल सेल्स। लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं उनमें जो टाइनी पोर्स हैं यानी कि स्टोमेटा, उनके अंदर ये एयर जो है ये पहुंच जाती है थ्रू स्टोमेटा। द एयर एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स अब्सॉर्ब्ड इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द मेसोफिल सेल्स। फिर मेसोफिल सेल्स के गिर्द जो है वो वाटर की बारीक सी लेयर होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है। फ्रॉम हेयर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू मेसोफिल सेल्स, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू मेसोफिल सेल्स के अंदर चली जाती है और यूँ फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करती है। ठीक है, तो बच्चों ये था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जाते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया आंसर, आप लोगों ने इसको यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद इन वट वेज क्वेश्चन नंबर 3 है द रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से जो है रेस्पिरेटरी एनर्जी है उसको यूज़ करती हैं। तो बच्चों ये पेज नंबर 118 पर स्टार्ट में ही आप लोगों का कि वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी की, मुसलसल एनर्जी की प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है और ये प्रोडक्शन थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद बच्चों इन्होंने कुछ प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो ये एनर्जी के यूजेस आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जो हाईलाइट किया गया इसी को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है आपने, तो टेबल 7.2 जो पेज 136 पे आपको पिछले लेसन में करवाया था, इसी में मैंने आपको कल पढ़ाया भी था इस हवाले से पिछले लेसन में कि ये कुछ पॉइंट्स में यूज इसके इंपॉर्टेंस बताई गई है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर हमें शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम एनर्जी गेन करेंगे। इस तरह से बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल, चीज़, ये भी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का लेसन ख़त्म हुआ। आज का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4 इनको लर्न एंड राइट, इनको अच्छे तरीके से आपने अपने नोट्स में भी बना लेना है और उसको प्रिपेयर भी कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेसन हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।